आपका 2G पॉलिसी मान लीजिए कि अगर ये राजा न लेके आते, ये राजा को आप लोगों ने तो जेल में डाल दिया मैंने सरकार ने, वो ना होता तो आज की तारीख में भारत का ये पूरा IT क्रांति, मतलब जो पूरा ये मोबाइल क्रांति ना हुई होती। तो ये इसको केजरीवाल रोक रहे थे ना, वरना इन्होंने तो नर्क कर दिया था उस समय, क्या माहौल बना दिया था। और उसमें मीडिया के सारे पत्रकारों को खरीद के बड़े बड़े पत्रकार जाके इनके मंच पे खड़े हो गए थे, जाके उनके लिए अभियान चला रहे थे। आशुतोष, पुण्य कुसुम वाजपेयी, रवीश वगैरह तो मतलब उनके लिए, और राजदीप, ये लोग तो इनके माउथपीस बने हुए थे उस समय। आम आदमी पार्टी की जो भूमिका है वो भारत के महाविमर्श को परेशान करने की भूमिका है। आपने कुछ साल पहले एक लेख लिखा था कि कांग्रेस जो है वो ओबीसी पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है। और आपने उसमें सिद्धारमैया का जिक्र किया था। आपने उसमें अशोक गहलोत हैं, भूपेश बघेल साहब हैं, ये सारे लोगों का एक वो आया था। तो ये जो लग रहा था कि ये ओबीसी पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं और जेन्युइनली जो ये अपने स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे हैं, ये डिटेल कहाँ हुए? देखिए, कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही थी, इसमें उनका जो सिर और उनका धड़, ये दो सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, दोनों तारतम्य में नहीं है। जब इनको लगा कि 2019 के बाद सत्ता मजबूत हुई है और अगर यही डायरेक्शन है और कोई मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस अगर नहीं आती है तो जनता वापस हमारे पास क्यों आएगी, उसमें फिर इनको लगा कि हम जो इक्वेशन नेहरूवियन मॉडल था कि ब्राह्मण सर पे बैठेगा और उसके नीचे मुस्लिम और दलित मिला के 35-40% का इक्वेशन बहुत सारी सीटों में बन जाता है, इतने भर से हम एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया निकाल लेंगे, नॉर्थ इंडिया या साउथ में भी बहुत सारी सीटें तो हम मैनेज कर लेंगे। फिर कैंडिडेट अपनी कास्ट ले आए, मतलब ब्राह्मण प्लस मुस्लिम प्लस दलित प्लस कैंडिडेट की अपनी कास्ट, ये 4 ब्लॉक्स से ये चला रहे थे देश। ओबीसी के उभार के बाद ये आ गया मॉडल संकट में, क्योंकि ओबीसी तो ज़्यादा संख्या है, 52% के आसपास है। तो जैसे ही वो लोहिया मॉडल और फिर सोशलिस्ट और इधर मुलायम, लालू और तमाम तरह के और नेता मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान सब जगह ओबीसी के लीडर्स जब का जो इमरजेंस हुआ, ये साउथ में पहले हो गया। तो साउथ में कांग्रेस मतलब कंटेस्टेशन में आ गई या उखड़ गई, कई राज्यों में, तमिलनाडु वगैरह में उखड़ी गई पूरी तरफ से, या फिर वो कॉम्पिटिशन्स उनके आ गए। नॉर्थ में जब ये उनके पास ये संकट आया तो उसको लोग हैंडल नहीं कर पाए, कैसे करना है, क्या करना है। तो ओबीसी को निपटाओ, कभी कभी ओबीसी को फुसलाओ, मतलब दोनों में वो रहे। तो कन्विक्शन नहीं है, क्लैरिटी, आइडिया का कन्विक्शन नहीं है कि हमें ओबीसी को लेना है, इसको नीति के तौर पर साफ नियत से इसको नहीं कर रहे थे, वो स्ट्रेटजिक कर रहे थे। इसके मुकाबले अगर आप बीजेपी का सावरकराइट मॉडल देखें, उसमें ओबीसी की स्थिति अलग है। बीजेपी का जो सावरकर का मॉडल है, सावरकर का मॉडल क्या है, अगर आप हिंदुत्व की किताब जहाँ से ये मॉडल की प्रस्तावना जहाँ पर आती है पहली बार, वो है कि दुनिया में और भारत में भी सभ्यताओं का संघर्ष चल रहा है और भारत की सभ्यता बाहरी सभ्यताओं से संघर्ष में है। और बाहर की सभ्यता का मतलब उन्होंने कहा कि जिनकी भी पितृभूमि और पुण्य भूमि यहाँ नहीं है वो बाहर की सभ्यताएं हैं, और बाकी जिसकी पितृभूमि और पुण्य भूमि, जिनके धार्मिक प्लेस भी यहीं पर हैं, रिलीजियस प्लेस भी यहीं पर, और जिनके पुरखे यहीं पर हैं, ये दो जो है ये भारतीय हैं। तो भारतीय लोगों का राज अच्छा से कायम करने के लिए जरूरी है कि विराट हिंदुत्व बनाया जाए, तभी वो बाहर के जो अन्य सभ्यताएं उनके साथ सभ्यताओं के संघर्ष में विजयी बनेंगे। तो अब विराट हिंदू का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें अगर जैसे ये बोलते हैं वहाँ से मुस्लिम आउट होता है। उत्तर भारत की ज़्यादातर सीटों पर 20-25%, कई जगहों पे है। 101 सीटें ऐसी हैं, क्विंट में एक स्टडी छपी थी और बहुत लोगों ने इस स्टडी किया। 100 के आसपास सीटें हैं जहाँ पर मुस्लिम 20% या उससे ज़्यादा हैं। 15 सीटें ऐसी हैं जहाँ 50% से ज़्यादा हैं। तो अभी इन सीटों पर तो मुस्लिम अगर आपके पास है तो कांग्रेस का गेम उस तरह से काफ़ी आसान हो गया था। उसके मुकाबले बीजेपी की ज़रूरत क्या थी कि मुस्लिम जहाँ पर हम 20% लो से अपनी रेस शुरू ही कर रहे हैं, वहाँ अगर तमाम हिंदू जातियों को नहीं जोड़ते हैं तो दिक्कत आएगी, क्योंकि कई जगह थर्ड कॉन्ट्रेस्ट में 3 कॉर्नर्ड है, कई तरह की दिक्कत है। तो बीजेपी की और दलितों के साथ इनका उस लेवल का रेपो नहीं बन पाया था कभी भी, क्योंकि दलित नेता वगैरह, चूँकि ये स्क्रिप्चर्स, धर्मशास्त्र वगैरह के आसपास इनका हिंदुत्व मॉडल है, एटलीस्ट दिखता है, नज़र आता है। तो शेड्यूल कास्ट के साथ इनका वो रेपो था नहीं। तो 20% मुसलमान गए और अगर 16%, 17% शेड्यूल कास्ट गए, तो आपकी रेस बहुत नीचे से शुरू हो रही है। जब उतनी नीचे से शुरू हो रही है तो ओबीसी को आपको देना ही पड़ेगा।
जब तक बीजेपी ने ये नहीं किया, ये जनसंघ ने नहीं किया, और जब तक वो ब्राह्मण बनिया पार्टी बनी रही, तब तक वो 20-30 सीट से ज़्यादा की पार्टी नहीं थी। उनको जैसे ही ये समझ में आया कि हमको इसको ठीक करना है, तो उसी समय ये कल्याण सिंह, शिवराज सिंह चौहान और उमा तमाम इस तरह भारती, के, विनय कटियार, उमा भारती, ये पूरा एक उधर चुन यादव से लेकर पूरे गंगा के बेल्ट में और इधर मध्य भारत में उन्होंने गोपीनाथ मुंडे और पूरा ओबीसी लीडर्स की उन्होंने लाइन खड़ी कर दी पूरा देश भर में, इनके हाथ में रहेगा। और ये करते ही बीजेपी का कायाकल्प हो गया। बीजेपी जब तक ब्राह्मण बनिया पार्टी थी तब तक वो भारत की मार्जिन की पार्टी थी, वो कम्युनिस्टों से भी नीचे थी, सोशलिस्टों से भी नीचे थी, चौथे नंबर की फोर्स हुआ करती थी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बीजेपी ने जब लिया, तो इसी का अगला चरण है जब वो आडवाणी की बीजेपी, जब मोदी की बीजेपी बनती है, तो उन्होंने अपनी शिखर की लीडरशिप भी ओबीसी के हाथ में सौंप दी, ताकि लगे कि आपका हम आपके हैं कौन से लेके हम ही आपके सब कुछ हैं का ट्रांजिशन इन्होंने वहां पर लिया है। तो इसलिए आप देखेंगे, तो मैंने पहले भी कहा कांग्रेस ना कि इसमें पिछड़ गई, कांग्रेस नियत ठीक के लिए नहीं थी। तैयार नहीं थी। कांग्रेस का अभी भी जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो CWC है, जो उनका अभी उनका मीडिया डिपार्टमेंट देखिए ना क्या है, सारा फॉरवर्ड है। मतलब जयराम रमेश, खेड़ा, सुरजेवाला, सुप्रिया सुने, सुप्रिया सुने, सब पूरा अब वो जो आपका फेस है, वो फेस में आपका मुझे तो कोई ओबीसी का दिखता ही नहीं, या एक दो हैं तो कहाँ किनारे में पड़े हुए पता भी नहीं चलता है, मतलब वो या तो ओबीसी पहचान भी नहीं बता पाते हैं अपने, होंगे भी तो यही वल्लभ और रोहन दुआ मतलब इधर आ गए। तो यही उनका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर से उनकी मुक्ति नहीं है। इस मुक्ति के लिए जो चपलता चाहिए, जो एक डायनामिज्म चाहिए, उस डायनामिज्म को जो बीजेपी ने दिखाया कि नहीं, ब्राह्मण बनिया से बात नहीं बन रही, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, ये जो गतिशीलता है, चपलता वो है, नहीं है इसमें। ये चपलता इसमें नहीं, ये बहुत स्थिर और जमी हुई ऑसिफाइड डायनासोर टाइप की पार्टी है। तो डायनासोर तो दुनिया में खत्म हुए ना, तो ये डायनासोर है एक्चुअली। अभी इनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि अच्छा, इसमें आ रहा था प्रियंका वाड्रा को बोल रहे थे लोग कि ये तो रुपका इक्का है, इस बार भी नहीं लड़ी, 52 साल की हो गई हैं, तो कब लड़ेंगी वो चुनाव? भारत का समाज जितना पितृसत्तात्मक है, इससे ज़्यादा पितृसत्तात्मक समाज इटली का कैथलिक्स है, और वो उनके कल्पना में पुत्र जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली सदर्न इटली वगैरह में। इसलिए आप देखेंगे माफिया राज वगैरह में जैसे पुरुष ही पुरुष प्रियंका जो को दिखता आगे है, नहीं आप बढ़ने देखिए ना गॉडफादर फिल्म देखिए ना, उस फिल्म गॉडफादर की महिलाओं को देखिए, तब समझ में आएगा कि इटली के समाज में महिलाएं क्या होती हैं। महिला वहाँ क्या है, मतलब डोसाइल दबी हुई महिला, एक पत्नी जो मार खाती है, एक बहन जो मार खाती है, मतलब सब मार खाते हैं वहाँ पे। तो वो गांधी परिवार को बाद में जो चलाने वाली जो सांस्कृतिक वहाँ शक्ति थी, वो चूंकि राजीव गांधी रहे नहीं, तो उनकी जो सांस्कृतिक शक्ति है, उस परिवार की जो सांस्कृतिक परंपरा है, उस सांस्कृतिक परंपरा में वो परिवार, राहुल गांधी बेशक 10 सांसद की भी पार्टी बन जाएंगे, लेकिन नेतृत्व पुरुष के हाथ में रहेगा। और वो नेहरू का परिवार नहीं है जिसमें कि मतलब इंदिरा गांधी को मौका मिला, हालांकि अकेली संतान थी, लेकिन वो भतीजा को ले आते हैं कई बार लोग ना, कि लड़का ही चाहिए, चाहे भतीजा आ जाए भांजा आ जाए, लेकिन बेटी को नहीं देंगे तक पर वो नहीं गए नेहरू, वो अपनी बेटी को ही दे के गए परंपरा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सोनिया गांधी की परंपरा में इतना आसान है। एक तो ये है, प्रियंका गांधी के लिए वहाँ कोई अवसर आसानी से नहीं निकलेगा, बेशक वो लड़के निकाले तो बेशक वो दामाद के लिए निकलेगा या प्रियंका के बेटे के लिए शायद निकले फिर आगे चल के। अच्छा, मेरा अपना मानना है, जरूरी नहीं है, मतलब ये मेरा एक हाइपोथेसिस है, आइडिया है। या ये हो सकता है कि जो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर दोनों जीत जाएं पता नहीं तो कोई करें एक खाली करें, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अभी वरना निस्संदेह किसी भी दिन प्रियंका गांधी को तो मैंने बेल्लारी में देखा है 1900 मेरे ख्याल से 98 या 99 के चुनाव में, जो सुषमा स्वराज के खिलाफ उनकी मदद लड़ रही थी, और उसमें जिस लेवल का डायनामिज्म था, उसके हिसाब से विरासत प्रियंका के पास जानी चाहिए थी। विरासत एक मार्क्सवादी विध्वंसक राहुल गांधी के पास आई, तो ये इसलिए आई क्योंकि सोनिया गांधी का कंस्ट्रक्ट जो है भारत का भी मर्दवाद, दोनों जगह का कंस्ट्रक्ट, भारत का मर्दवाद और इटली का मर्दवाद दोनों मिलके मर्दवाद स्क्वायर बन गया असल में। और इसमें प्रियंका गांधी के लिए बहुत गुंजाइश नहीं है। और देखिए एक चीज इसमें और क्या है, कांग्रेस यहाँ पर गलती कर गई
और अब पता नहीं वहाँ से अब वो करेक्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। उनका उनका संकट कहाँ से आया है समरेंद्र जी? संकट वहाँ उनका आया है किसी और के जाने से नहीं, ओबीसी के खिसकने से, और ओबीसी के भी खिसकने से ज़्यादा मुसलमानों के खिसकने से उनका संकट आया है। यूपी और बिहार में 120 सीटें अभी हैं, दोनों जब यूनिफाइड थे तो वो मतलब आप झारखंड की सीट और उत्तराखंड भी जोड़ लीजिए, इतना बड़ा जिस समय बिहार यूपी था उस समय 90 के आसपास तो था ही, ये मतलब 4 राज्य मिलकर यूपी बिहार थे, तो इतनी सीटें लगभग वो 1/4 ऑफ इंडिया था इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट। यहीं से कांग्रेस सबसे बड़ी बनती थी, क्योंकि साउथ इनका उखड़ना शुरू हो चुका था, तमिलनाडु उखड़ चुका था उससे पहले, कर्नाटक आंध्रा वगैरह में क्षेत्रीय पार्टियां आ चुकी थी, टीडीपी ने उसको जीत लिया था, तो वहाँ पर फिर जेडीएस जो है वो देवगढ़ा की पार्टी वहाँ ठीक ठाक खड़ी हो गई थी, बीजेपी आने लगी थी, तो ये नॉर्थ उनके लिए बहुत क्रिटिकल था। यहाँ पर कर्नाटक में सोशलिस्ट बेल्ट भी आ गया था, हमेशा था, यस, इंदिरा गांधी हाँ, के देवराज अरस वगैरह के समय से ही बहुत सारे हेगड़े थे, यस, बहुत बड़े नेता थे हेगड़े। तो दक्षिण तो इनका उखड़ गया था, केरल में बराबर के मुकाबला आ गया था लेफ्ट के द्वारा, तो संकट महाराष्ट्र में भी आ चुका था, वहाँ पर मराठा पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी थी, फिर शिवसेना आ गई थी, बहुत सारे फोर्सेस उधर आ गए थे, तो नर्मदा के उत्तर में से ही इनकी सरकार बननी बिगड़नी थी। नर्मदा के उत्तर में जो इनका क्षेत्र है उसमें संकट इनका आया जाके राजीव गांधी के समय पहली बार, जब इन्होंने जीवन की सबसे बड़ी, कांग्रेस के जीवन की शायद सबसे बड़ी गलती की कि साहबानो केस में एक बूढ़ी महिला को मुआवजा मिल जाए, इस पर जब कोर्ट ने फैसला दिया कि इनको मुआवजा दे दो, तो उन्होंने सिर्फ मुसलमान जो रिलीजियस कल्चरल रिलीजियस क्लास है जिसको मुल्ला बोलते हैं, सिर्फ उस क्लास को खुश करने के लिए इन्होंने उस कानून को पलट के कि औरतों के ये जो मुआवजा, तलाकशुदा महिलाओं के मुआवजे वाला कानून को इन्होंने पलट दिया, मतलब कोर्ट के ऑर्डर को। तो फिर बोल रहे हैं कि वो मुस्लिम आरक्षण देंगे, हाँ, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा तो वो भी कर रहे हैं, मतलब नहीं, तो अभी इसमें जब आप मुसलमानों को इतना देने की, आप अतिरिक्त देने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाकी हिंदुओं को लगा फिर हमारा क्या, ये 4 शादी कर रहे हैं, हम लोग 4 शादी क्यों नहीं करें? हिंदू मर्द की भी तो महत्वाकांक्षाएं होंगी कि उसको, वो जब अपनी बीवी को डरा रहा है कि एक और बीवी ले आऊंगा तो ये सुविधा हमें क्यों नहीं? तमाम तरह की इस तरह की चर्चाएं जब शुरू हुई, तो इन्होंने हिंदुओं को भी कुछ देना है, तो हिंदुओं को देने के चक्कर में इन्होंने दुनिया भर के दंगे कराए। सब पहले तो एक राउंड होने दिए, वरना दिल्ली के बगल में 50 किलोमीटर दूर मेरठ में मलियाना और हाशिमपुरा में 7-7 दिन दंगा चलता रहा, और चिदम्बरम उस समय आंतरिक सुरक्षा मंत्री थे, उन्होंने फौज नहीं भेजी। ऐसे थोड़ी ना होता है। कौन सा थानेदार है जो अपने क्षेत्र में दंगा नहीं रोक सकता? क्यों नहीं दंगे हो रहे हैं अभी? थानेदार को आदेश है दंगा नहीं होने देना, बात खत्म ना, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता उसके लिए। लोकल पुलिस वाले को सब पता होता है कौन गुंडे हैं, उनको उठा लेगा एक दिन पहले, कोई दंगा नहीं होता है। एनीवेज, तो इन्होंने, राजीव गांधी ने क्या किया कि मंदिर का ताला खुलवा दिया, शिलान्यास करवा दिया और अयोध्या से अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। तो आप एक तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण, दूसरी तरफ हिंदुओं का को भी मनाओ, इस प्रयास में वो चले गए। लेकिन जब बाबरी मस्जिद गिर जाती है नरसिम्हा राव के समय में, जिनको भी उन्होंने गिरने दिया, वो चाहते तो रोक ही सकते थे, कोई सरकार चाहती तो रोक लेती। कल्याण सिंह का तो चलिए मान लेते हैं बीजेपी के थे, उन्होंने नहीं रोकने दिया। केंद्र सरकार, आसपास तो इतनी आर्मी की छावनी है, कुछ है, 2 हेलीकॉप्टर ऊपर से घुमा देते, थोड़ा सा कर देते, तो नरसिम्हा राव उसको रोक सकते थे, उस घटना को। खैर नहीं रोका। वहाँ पर मुसलमान इनसे परमानेंटली छिटका और लंबे समय के लिए छिटका है। ये छिटकते ये जो कांग्रेस है वो इन राज्यों में 4-5वें नंबर के, मतलब एकदम नीचे चली गई है। अब इसको वापस लाना है। ये प्रोजेक्ट है 2004 में जो इनकी वापसी, उसके बाद कि अब हमने बीजेपी को पटक दिया है, अब हमको मुसलमान इन राज्यों में वापस लाना है। यहीं से कांग्रेस एक दूसरे ट्रैक में चली जाती है कि हमारे पास मुसलमान आ जाए किसी तरीके से, बाकी फिर हम मैनेज कर लेंगे, क्योंकि प्रकाश तो जहाँ राज्य देखेगा वहाँ ऐसे ही आ जाएगा। ब्राह्मणों को लेकर उनको चिंता नहीं थी कि हम पावरफुल हो जाएंगे, तो पावर के साथ ब्राह्मण हमेशा रहा है, तो हम ये तो आ ही जाएगा। वो तो जब सरकार बन जाती है तब बताते हैं किसको वोट डाला है। तो इस कम्युनिटीज को लेकर उनको कोई शक ये नहीं था, ये तो रहेगा ही। तो यहीं पर उन्होंने सारी गड़बड़ियाँ शुरू की है, जितनी गड़बड़ियाँ इनके जीवन की है, जिसका आज भुगत रही है। रंगनाथ, सच्चर, मुसलमान एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी बनाना, वहाँ आरक्षण खत्म करना, जामिया को दिल्ली में सबके आंखों के सामने, मतलब खुले दिन दहाड़े उन्होंने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाया और SC/ST रिजर्वेशन खत्म कर दिया। इतने बड़े बड़े पाप इनके हिस्से हैं। अभी मैंने आपको एक बहुत दिलचस्प उदाहरण दे रहा हूँ, इसके बारे में मैंने अभी तक कहीं बात नहीं की है। अभी मैंने उस पर एक छोटा सा एक आलेख भी लिखा है। देखिए कैसे काम करती है सरकारें। 2004 में इन्होंने नेशनल माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट पास करा दिया, जिसको अधिकार दे दिया कि आप किसी भी संस्थान को इंक्वायरी करके माइनॉरिटी बना सकते हैं। माइनॉरिटी बनते ही बहुत सारी सुविधाएं आ जाती है, सरकार की फंडिंग ये वो आने लगती है, फिर आपको अपना रिलीजियस कोर्स वगैरह चलाने की छूट मिल जाती है।
तो इन्होंने देना शुरू कर दिया। उसमें एवरेज उन्होंने 2004 से लेकर 2008 तक 500 से 600 संस्थानों को माइनॉरिटी बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, ये पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे? ये संस्थान एग्जिस्ट कर रहे थे, इनको माइनॉरिटी स्टेटस देना शुरू किया इन्होंने। हर साल करीब 600 की रफ्तार से इन्होंने देना शुरू कर दिया माइनॉरिटी स्टेटस, कि आप माइनॉरिटी हो गए, अब आपको बाकी सरकारी नियम वगैरह, आरक्षण वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, आप अपने ढंग से चलाइए और सरकारी आपको लाभ भी मिलेगा। और इसमें मुस्लिम के साथ साथ ईसाई भी? ईसाइयों को इसमें मेजर फायदा मिला। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनके पास ज़्यादा थे, तो इनको अपना वो ईसाइयों को भी खुश करना था। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो किनको खुश करना था आप समझ सकते हैं। ये उन्होंने करना शुरू कर दिया। 2009 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है भारत के इतिहास की, क्योंकि हम गरीबों के साथ हैं वगैरह वगैरह करने के चक्कर में राइट टू एजुकेशन एक्ट उन्होंने पास कराया 2009 में। 2008 से इसकी चर्चा शुरू हो गई थी, राइट टू एजुकेशन एक्ट आएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक प्रावधान है उसका, एक्ट का की जो 12वीं धारा है, कि इन संस्थानों में 25% सीटें डिसएडवांटेज्ड और पुअर इनको दी जाएंगी। डिसएडवांटेज को फिर एक्ट में डिफाइन किया गया कि उसमें SC, ST, OBC और बाकी वंचित समुदायों के लोग होंगे, विकलांग वगैरह जो फिजिकली चैलेंज्ड, और फिर गरीब, ये कैटेगरी बना दी गई। क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को अपने नियम बनाने का अधिकार है और रिजर्वेशन नहीं देके भी चलने का अधिकार है, तो यहाँ से उन्होंने एक फ्लड गेट खोल दिया, बाढ़ का रास्ता खोल दिया, कि अब 600 संस्थान जो बन रहे थे एवरेज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ये लगभग 1500 प्रतिवर्ष से इन्होंने देना शुरू कर दिया। ओके। और उसमें से SC, ST जैसे ही बना 25% से छुटकारा, 25% रिजर्वेशन देने से छुटकारा। इसके दो फायदे होते हैं। 25% जो फ्री सीटें देनी पड़ती है उससे आपको उसके पैसे आने लगे। दूसरा ये कि माइनॉरिटीज़ और SC, STs, OBCs और गरीब और ये बच्चे जो आएंगे, मिक्सिंग होगी, गंदे कपड़े पहन के आ जाएंगे, पता नहीं क्यों, वो जो इलीट जो करेक्टर है स्कूल्स का वो खराब हो जाता है। अब हर चौथा बच्चा अगर डिसएडवांटेज और पुअर सेक्शन से आएगा, तो आपका जो इलीट बनाने का जो फैक्ट्री है, ये यहाँ पर इलीट बनाते हैं भारत का, वो गड़बड़ हो जाएगा। स्कूल में गंदे लोग आ जाएंगे, तो उससे भी आपकी छूट आपको। और इसके अलावा तीसरी इनको ये भी छूट थी कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि आपको माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स भरने हैं, ये भी छूट है। ओके। तो इन स्कूलों में 70, 80, 90% तक इलीट, हिंदू इलीट और विभिन्न वर्गों के इलीट आने लगे। तो इनका मूल कैरेक्टर इन्होंने बचाए रखा। और धड़ाधड़ अभी दिल्ली पब्लिक स्कूल बेंगलुरु में जो 3 दिल्ली पब्लिक स्कूल लगता है, दिल्ली पब्लिक स्कूल एलिट स्कूल है, उसको मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया। सही में? हाँ, दिल्ली अभी भी आज भी वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। रायपुर का जो DPS है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। मध्य प्रदेश के 2 DPS मेरे ख्याल से रतलाम और एक कहीं का, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। अच्छा, वो इसलिए कि वो 25-30% से उससे छुटकारा मिल गया, उसके पैसे की वसूली हो गई, और मैले कुचले कपड़े वाले साधारण परिवारों के बच्चे भी ना आए। और ये सरकार ने न सिर्फ होने दिया बल्कि इसको बढ़ावा दिया कि कोई भी इंस्टीट्यूशन आ रहा है माइनॉरिटी के लिए दे दो अभी। और इसी क्रम में उन्होंने ये एक्ट जो था, ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट जो था, ये था स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए, तो उसमें इन्होंने देना शुरू कर दिया। अब उनको लगा कि जामिया भी दे देते। इस समय इनके नेताओं के भाषण सुनाने लगे थे कि हमारी सरकार मुसलमानों की वजह से बनी है और संसाधनों पर पहला अधिकार, ये सारा उसी समय हो रहा था। और या गवर्नमेंट जॉब्स में उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, उनका फेयर शेयर होना चाहिए। और फिर उसी समय आंध्र प्रदेश में 5% मुसलमानों को अलग से ब्लॉक बनाकर आरक्षण दे दो, जिसमें सैयद शेख मुगल पठान भी आ जाए। फिर वो कर्नाटक, ये सब भी चल रहा था साथ साथ एक साथ। मतलब 40-50 प्रक्रियाएँ चल रही थी कि मुसलमानों को किसी तरह से फुल ले आओ, जामिया को दे देना है। अब जामिया को कैसे दें ये एक्ट के तहत? एक्ट में तो दिक्कत है, क्योंकि जामिया खुद केंद्र सरकार के संसद के कानून से बनी है। इन्होंने एक रास्ता निकाला। 2006 में इन्होंने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो नेशनल कमीशन था, उस एक्ट में एक संशोधन लाया, और इसमें उन्होंने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की परिभाषा बदल दी। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की जो पुरानी परिभाषा एक्ट में, उसके हिसाब से शिक्षा संस्थान ब्रैकेट में विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन माने जा सकते हैं। विश्वविद्यालय, उसमें संशोधन ये कर दिया कि वो जो ब्रैकेट के अंदर था उसको डिलीट करने के लिए इन्होंने संशोधन लिया है। विश्वविद्यालय को भी शामिल कर लिया। शामिल करते ही फिर जामिया दायरे में आ गया। जामिया दायरे में आते ही उन्होंने खटाखट, उसके बाद देर नहीं की उन्होंने, उसके बाद उन्होंने फटाक से उन्होंने जामिया को वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया। SC ST आरक्षण उसी दिन से ख़त्म हो गया।
और ये भी इसलिए किया गया था दरअसल में, इनको जामिया को बचाने की इनकी क्यों ज़रूरत थी, और जामिया इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जामिया अगर नहीं होता तो भारत में सीए के खिलाफ आंदोलन नहीं होता, दिल्ली में नहीं होता, और इतना बड़ा नहीं होता, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं होता। दिल्ली के अंदर इन्होंने अपने लिए, जिसको बोलते हैं ना, मतलब बवासीर पाल लिया है, पता नहीं वर्ड आपको इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया अपने यहाँ, जो मतलब एक धर्म विशेष के लिए सरकारी पैसे से चलने वाला सरकारी संस्थान। आर्टिकल 30 क्या सुविधा देता है कि माइनॉरिटी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। ये आर्टिकल 30 एम्पावर्स द सिटीजन्स। इन्होंने उससे खुद स्टेट को एम्पावर कर लिया कि स्टेट बना के देगा। ये तो नहीं था आर्टिकल 30 में। आपने आर्टिकल 30 की भावना का एकदम उल्लंघन कर दिया। संविधान का खतरा अगर किसी से है तो इनसे है ना, जिन्होंने संविधान के खिलाफ एक्ट किया। अभी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना के उन्होंने खत्म कर दिया। जिस समय कह रहा था ये असल में इनको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खत्म करने की जरूरत 2011 में क्यों पड़ी, क्योंकि 2006 में आ गया था ओबीसी रिजर्वेशन। अभी जामिया में 27% ओबीसी आ जाते। 2006 में हुआ तो पहले तो कोर्ट उठ में चला गया, तो ये 2009 में जाके लागू हुआ। अच्छा, उसके काउंटर में सुनिए तो ओबीसी रिजर्वेशन को जब हुआ कि लागू करना पड़ेगा 2009 में, तो ये थोड़ा टाला इन्होंने, फिर देखा कि नहीं हो पाएगा। 2011 आते आते इनको लगा कि अगर, क्योंकि जिस दिन से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही बनी, जिस दिन बनी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है जामिया, केंद्र सरकार ने इसको बनाया 1988 में, तो उसी दिन से SC/ST का रिजर्वेशन यहाँ लागू था। SC/ST के बाद अगर 27% ओबीसी आ जाते तो ये जो मुस्लिम एलीट का इंस्टीट्यूशन था ये क्या बन जाता है। अगर 50% स्टूडेंट कम से कम SC/ST OBC का आ जाते, कुछ तो मेरिट से भी आते, कुछ नॉन क्रीमिलियर भी घुसते, तब तो गड़बड़ हुई, तो इंस्टीट्यूशन बहुत डेमोक्रेटाइज हो जाता। और डेमोक्रेटाइज हो जाता तो सीए के खिलाफ आंदोलन भी नहीं होता। सोचिए ना, 27% ओबीसी बैठा हुआ होता इनके तो सीए के खिलाफ आंदोलन कर पाते ये। अगर वहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का 22% बैठा हुआ होता तो कहता सीए से तो सारी नागरिकता शेड्यूल्ड कास्ट को मिलनी है, जो वहाँ से आए हैं बांग्लादेश से, मैक्सिमम 2 करोड़ में तो 2.25 करोड़ हुआ है, तो वो शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे क्या वहाँ आंदोलन करने देते? नहीं देते, संभव ही नहीं था। तो इन्होंने उसको वो एक्ट में एक माइनर ट्विकिंग की, वो उसमें से ब्रैकेट वाला वो क्लॉज हटाया, इन्होंने इसको दे दिया और इन्होंने इंस्टीट्यूशन दे दिया। अब इनको डर यही था कि 27% और आगे फिर तो नहीं बचेगा। सवाल उठता है कि इसका फिर उस समय विरोध क्यों नहीं हुआ? 2011 में क्या हो रहा था, ये बहुत रहस्य। 2011 में तब अन्ना आंदोलन के आसपास केजरीवाल खड़े रहस्य ये है कि 2011 में मेरे ख्याल से सारे लोग अपना खंगाल लें, मैं शायद अकेला आदमी था जिन्होंने उसके खिलाफ लेख लिखा था कि जामिया को जो आरक्षण दे रहे हैं इससे आरक्षण खत्म हो जाएगा और ये कॉलेजों को और विश्वविद्यालयों में आरक्षण खत्म करने की रणनीति है। वो लेख मोहल्ला लाइव में छपा था अविनाश दास जी के, और वो अभी भी इंटरनेट पे मौजूद है। उसके अलावा भारत में किसी बुद्धिजीवी ने इसका विरोध नहीं किया था। इसलिए जो कह रहे हैं कि दिलीप मंडल अब बदल गए हैं, दिलीप मंडल ने 2011 में भी जामिया को मुस्लिम इंस्टीट्यूशन बनाने का विरोध किया था। और तो ये और नहीं, एक और सवाल, हिंदू संगठनों ने क्यों नहीं विरोध किया? दिल्ली के बीचों बीच जहाँ पर आरएसएस आज भी बहुत सबसे पावरफुल संगठन है, नहीं कर पाए होंगे। क्यों नहीं कर पाए? नहीं, एसएस कर पाए थे। एक समस्या हुई, 22.5% SC/ST आरक्षण खत्म करके 50% मुस्लिम आरक्षण लागू करने के बावजूद अगर SC/ST OBC आ जाता तो क्या होता? 50% रिजर्व हो जाती, बाकी 50% अन रिजर्व हो जाती उसमें भी। लेकिन ये सुविधा तो 50% मुस्लिम रिजर्व के बाद भी ये हिंदुओं पर कास्ट की, तो ये सुविधा बरकरार रही ना। जामिया में रिजर्वेशन का क्वांटम 50% इलीट के लिए या अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी जो भी बोल लीजिए, उनको ये समझाया गया और वो लेख छपा टाइम्स ऑफ इंडिया में, उस समय अभी मौजूद, अभी तक वेबसाइट पे मौजूद है। एक लेख छपा कि अगर वहाँ पर OBC आरक्षण लागू हो जाता है तो जनरल कैटेगरी को नुकसान होगा। अच्छा। और इसका तर्क बाद में फैजान मुस्तफ़ा जो नालसार के वाइस चांसलर बने, बाद में बड़े संविधान विशेषज्ञ बनाए जाते हैं, 2017 में उन्होंने एक बाकायदा एक लंबा सा भाषण दिया है, मौजूद है यूट्यूब पर। वो कह रहे हैं, जोगी जी आप कह रहे हैं कि जामिया में और अलीगढ़ में OBC आरक्षण लागू कर देंगे, इससे किसको नुकसान होगा? 50% मुसलमान है, 27% और आ जाएंगे तो किसको नुकसान होगा? अब फैजान मुस्तफ़ा को इतना नहीं समझ में आ रहा है, जिस दिन वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से हटेगा उस दिन 50% खत्म हो जाएगा ना, खत्म हो गया, मुसलमान आरक्षण थोड़ी ना रहेगा। वो मुसलमान वहाँ वही आएंगे जो OBC के अंदर है। तो इसमें हिंदू पर कास्ट का इंटरेस्ट था।
कि जैसा है वैसे ही चलता रहे तो हमें क्या नुकसान, और कहा क्यों SC ST OBC के साथ बैठना है भाई। एक अपर कास्ट हिंदू, वो सब एक अपर कास्ट हिंदू बहुत सहज है आज की तारीख में एक मुसलमान के होटल में जाके खा सकता है, वो किसी जाटव होटल में नहीं, और किसी पासी के होटल में अभी भी नहीं, और किसी धोबी के होटल में जाके नहीं खाएगा। अभी भी नहीं। उसकी बहुत सहजता है, वो साथ में बैठ के गजल और बिरयानी और गंगा जमुनी तहजीब और ईद और इसका खाना में हिंदू अपर कास्ट बहुत सहज है मुसलमानों के साथ, पुरानी परंपरा है ये, और इस वजह से उनके साथ ज़्यादा सहज हैं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से उनकी सहजता ज़्यादा है। तो और SC ST OBC किस दबाव में उस समय आ गया, क्योंकि सच्चर कमीशन ने बोल दिया था कि सच्चर कमीशन का ये कहना था कि मुसलमानों की हालत तो दलितों से झूठ बोला था, इसके कोई तथ्य नहीं है, बिल्कुल फैक्चुअली गलत है। तो इन्होंने वैसे भी नहीं हो सकता ये जिस 600 साल का पावर की सत्ता का जिसका इतिहास रहा है वो क्या ही तो दलितों के पीछे हो जाएगा। तो मुसलमानों की हालत दलितों से खराब है, तो ये भी मानसिक दबाव में आ गए। दूसरा एक और चीज़, SC ST OBC की बहुत सारी पार्टियों का मुसलमानों के साथ पॉलिटिकल अलायंस, उनको लगा रहा हमारे नेता माइक सही चल रहा है, हमारे नेता का चल रहा है अच्छा भला, तो क्या को बोलना है। तो बहुत सारे कॉमन इंटरेस्ट, कांग्रेस का इंटरेस्ट मुसलमानों को वापस लेना, SC ST OBC का इंटरेस्ट था कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां है वो सर्वाइव करे, अपर कास्ट का इंटरेस्ट था कि हमारी SC ST OBC को जाने से तो अच्छा है मुसलमानों के साथ ही बैठ लेते हैं, उनके साथ तो बैठने की आदत है। इतना सारा कॉम्बिनेशन जब हुआ है तब जामिया गया है, ये सब कंसेंसस टूट रहा है। एक किस्में बहुत बढ़िया एंगल आया कि 2011 में, उस समय 10-11 में क्या चल रहा था और अन्ना आंदोलन चल रहा था। इस पर तो आपका भी अध्ययन बहुत अच्छा है। नहीं, अन्ना आंदोलन उस समय, जी। हाँ, एक वीडियो मैंने जारी किया था जो दुर्भाग्य से जय हो कपिल महाराज वाला जो था वीडियो, स्वामी अग्निवेश की जो दुकान बंद हुई उसके बाद, तो जनतन.com पे वो वीडियो आया था जी। तो ये जो अन्ना आंदोलन जो खड़ा हुआ और फिर बाद में पॉलिटिकल एक डिवीज़न बना और आम आदमी पार्टी आया, और अभी जो है आम आदमी पार्टी अपने सबसे बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। तो ये जो आम आदमी पार्टी है उसकी नींव उसी समय रखी गई है, और हम लोग मतलब वैसे डिस्कस कर रहे हैं कि इसके क्रिएशन में अमेरिकन एजेंसीज का, कंपनीज का एक मेजर हाथ था। फोर्ड फाउंडेशन का हाथ था, फोर्ड फाउंडेशन की फंडिंग थी, केजरीवाल को मैग्सेसे अवार्ड था, एक ब्रांड इक्विटी केजरीवाल की क्रिएट की गई, और ये जो पूरा धड़ा जो बना, कबीर इनका एक फाउंडेशन था जिसको कि फोर्ड फाउंडेशन ने पैसे भी दिए, हमारे मित्र चलाते थे उसको, मतलब मनीष सिसोदिया। अच्छा, तो ये जो उसी समय आया, और उसके पैरेलल में ये चेंजेस हो रहा था, तो क्या इसके पीछे भी कोई रिलेशन हो सकता है, या ये स्पॉन्टेनियस चीज? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी को समझना है ना, तो एक चीज़ को जानना हमको लगता है कि बहुत ज़रूरी है। जियो पॉलिटिक्स, जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है, उसमें पॉलिटिक्स जो विश्व की जो सामरिक भौगोलिक राजनीति है, इसमें जो ग्लोबल कैपिटल है, विश्व की जो शक्तियां हैं, जिसके पक्ष में संतुलन होता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई और फोर्स इमर्ज हो। वैश्विक शक्तियां हैं, तो उसका इंटरेस्ट इसमें है कि आसपास किसी भी ये का एक बिजनेसमैन चाहेगा कि उसका डिसरप्शन हो जाए, उसके यहाँ से 2 वर्कर छोड़ के चला जाए, उसको 2 इन्वायरमेंट का नोटिस आ जाए, बिजली वाला उसका बिजली काट दे, मतलब एक स्वाभाविक चीज़ है। तो जो वैश्विक शक्तियाँ हैं, वो जब भारत पोस्ट लिबरलाइजेशन इसका ग्रोथ शुरू हुआ, इसमें एक उनका इंटरेस्ट था कि भारत के अंदर डिसरप्शंस हों। इसलिए आप देखेंगे कि पर्यावरण का आंदोलन, तो पर्यावरण का आंदोलन देखिए तो आम आदमी पार्टी को समझना बहुत आसान है, उसमें वही उसका मैट्रिक्स है। भारत अभी आर्थिक विकास के एक चरण में है, एक दौर में है। ये वो दौर है जहाँ पर दुनिया लगभग 30 साल पहले वेस्ट पहुँच चुका था। पूरा जो पश्चिम का औद्योगिक क्रांति और पूरा जो उनका विकास है, उसकी बुनियाद कोयला है। कोल से ही वो इकोनॉमी बनी है, पहला स्टीम इंजन भी कोल से बना है, और लंबे समय तक कोयला से चलता रहा, बिजली भी कोयले से बनती रही। इसके चक्कर में उन्होंने यूरोप के जंगल काट उठ के अपना माइनिंग करके निपटा लिया, दुनिया भर से कोयला उन्होंने लिया।
उसके बाद विकास के क्रम में उन्होंने उसके बाद बाकी ग्रीन एनर्जी वगैरह में गए। भारत भी अपने विकास के क्रम में भारत भी ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएगा। अभी भारत की इस समय और जो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका 50% से भी ज़्यादा कोल से आ रहा है। अभी अगर बहुत सारे पर्यावरण आंदोलन ये कहें कि जो धरती है हमें हरी भरी चाहिए और पेड़ बचाना जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक अगर माइनिंग होगी तो यहाँ 1000 पेड़ कट जाएंगे, इसलिए माइनिंग यहाँ नहीं होनी चाहिए। अभी सुनने में तो कितना अच्छा लग रहा है कि हरियाली है, हवा सुंदर आएगी, फेफड़े स्वस्थ रहेंगे, लेकिन आप अगर माइनिंग नहीं होने देंगे तो भारत बैठ जाएगा, भारत के लोग भूखे मरेंगे। अभी ये पूरे पर्यावरण आंदोलन को, ग्रीन पीस को भारत में आके पर्यावरण करने की क्या जरूरत है? अभी भी कार्बन फुटप्रिंट तो सबसे ज़्यादा अमेरिका और यूरोप से ही क्रिएट हो रहा है, पोल्यूशन से, दुनिया का पोल्यूशन तो वहाँ से है। भारत आखिर उनका क्या इंटरेस्ट है कि भारत के इतने बड़े बड़े एनजीओ को अरबों रुपए, अरबों डॉलर, करोड़ों डॉलर वो भारत में क्यों फेंक रहे हैं, और यहाँ के सारे मतलब तेज तर्रार लोगों को अपने यहाँ ले लेना, 10-10 लाख के महीने की नौकरी पे रखना, ये डिसरप्शन करना है, इनको नहीं डिसरप्ट करना है। ये डिसरप्ट नहीं, ये इसके पीछे एक बड़ा लार्जर डिजाइन है। हुआ क्या कि जो लड़ाई है ना, 2 लड़ाई सबसे बड़ी है सर। एक तो थाली की लड़ाई है, तो थाली पलटनी है। इन्होंने क्या किया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो तब तक इनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी। इनके यहाँ यूरोप का बहुत बड़ी आबादी साफ हो गई थी और बहुत घायल पड़ी थी। ये इस कंडीशन में नहीं थे कि फिजिकली ये वर्ल्ड को अपने कब्जे में रखें। तो इन लोगों ने क्या किया कि फिजिकली तो छोड़ा, पर ब्रेन को उससे पहले से ही वो कैप्टिव बना रहे थे और ब्रेन और पॉलिसीज को अपने कंट्रोल में रखा। तो ये जो रॉकफेलर और ये फोर्ड फाउंडेशन, ये जो बिल गेट फाउंडेशन, ये जो जुकरबर्ग अब आ गया है, ये सब जो मॉडल है, ये ENY, ये KPMG, ये बोस्टन, ये सब जो एजेंसीज हैं, ये बेसिकली क्या है कि ये ग्रांट देते हैं आपको, मतलब ये NGOs को ही नहीं, ये इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट देते हैं। बड़े बड़े पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा पुरस्कार का, जिसके जरिए वो ओपिनियंस को कंट्रोल करते हैं। और ये सारे केजरीवाल वगैरह सब मैग्सेसे ले चुके हैं ना। मैग्सेसे क्यों मिला था? भारत में आपको डिसरप्शन करने के लिए मिला था ना। सब सोनम वांगचुक को मिला है, रवीश कुमार को मिला है, इनको मिला है, अरविंद केजरीवाल को मिला है। लेकिन जो मेजर भारत में रिफॉर्म ना हो, मतलब इसके साथ साथ जो इन्होंने क्या किया, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसको जो अपने उसका सिलेबस कंट्रोल हैं, उसका रिसर्च कंट्रोल करते हैं, रिसर्च के टॉपिक क्या होंगे ये डिसाइड करते हैं और उस हिसाब से नई नई पॉलिसीज अमेंड कराते हैं। और ये ट्रैप है एक बहुत बड़ा जो अभी तक चल रहा है। अब जाके देखिए, हमारी पहले थाली बदल दी इन्होंने। आप बोल रहे हैं नहीं, अब मिलेट्स तो इम्पोर्टेंट है। पहले तो हमारा सब खत्म कर दिया, अब बोल रहे हो कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। तो ये आम आदमी पार्टी के साथ अगर आप इसको जोड़ के देखें तो देखिए, जो किसी भी राष्ट्र का जो महाविमर्श है, जिसको मेटा नैरेटिव बोलते हैं, ग्रैंड नैरेटिव, वो अगर ग्रैंड नैरेटिव 90s के बाद का है, ग्रोथ का नैरेटिव है, हमको मतलब बहुत सारा वेल्थ क्रिएट करना है, लोगों को देना है, लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाना है। इस महाविमर्श में जब देश चला गया है तो इसको आपको कई सारे विमर्शों के जरिए आपको इसमें डिस्टर्ब करना है, इसमें आपका ताकि आप पर्यावरण हो जाए, ताकि उसको नियंत्रण में रख। थोड़ा सा LGBTQ का आंदोलन को पैसा दे दो, थोड़ा सा ये NGOs को दे दो, कि करप्शन के खिलाफ आप बोल दो, आप ये कर दो, वो कर दो, ये इसको फंड वो करते हैं। और ये फंडिंग इतने बड़े पैमाने पे होती है, इतना ह्यूज पैसा है इसमें कि आपके देश का अच्छा खासा एक जो ब्रेन है उसमें चला जाता है। नहीं, मोटिव तो क्या है? मोटिव है कि आप रोकना, आपके ग्रैंड नैरेटिव को नष्ट करना और ग्रैंड नैरेटिव को एटलीस्ट परेशान कर देना कि आप अगर दिल्ली के अंदर में जैसे एक मान लीजिए कि क्राइम हुआ एक महिला के खिलाफ, दुनिया में हर देश में हो रहा है, सबसे सभ्य देशों में भी हो रहा है, और आप अगर इसका नैरेटिव ये बनाते हैं कि भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, कई बार जब मैं मास कम्युनिकेशन पढ़ाता हूँ तो, कि किसी राज्य में मान लीजिए कि बलात्कार की प्रतिदिन 12 घटनाएं हो रही हैं। अभी राजधानी का अखबार उन 12 में से 3 बलात्कार को हर दिन पहले पन्ने पर 2-2, 4-4 कॉलम में अगर छापना शुरू कर दे
तो बलात्कार प्रदेश बन जाएगा। और वही 12 बलात्कार की घटनाएं अंदर अगर वो सिंगल कॉलम में छापे तो लगेगा मोटे तौर पे ठीक ठाक चल रहा है। तो नैरेटिव तो बनाए जा सकते हैं। तो नैरेटिव क्या बनाया गया कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे करप्ट देश है, सारे लोग करप्ट हैं, सारे अधिकारी करप्ट हैं, सारे नेता करप्ट हैं, सारी पॉलिसी करप्ट है। आपने ये करके जैसे ही आपने ये इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया कि ये बहुत करप्ट देश है, यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, अनैतिक तरीके से सारे काम होते हैं। मैं अब एक ग्लोबल इन्वेस्टर हूँ और लिस्टेड हूँ किसी देश में के शेयर मार्केट में। मेरा इन्वेस्टर नहीं चाहेगा कि एक बहुत अनैतिक और अस्थिर देश में आप निवेश करें जाके। नहीं, ये मैं इसमें थोड़ा डिफर कर रहा हूँ। मोटिव क्या ये है कि इसके ग्रोथ को रोकना है, या मोटिव ये है कि इनको थ्रेटन करके, इनको फियर दिखा के, इनको ब्लैकमेल करना है, इनको इनकी पॉलिसीज को अपने हिसाब से अमेंड कराना है? ट्विन ट्रैक है। हाँ, दोनों लक्ष्य इसमें एक साथ हासिल होते हैं। आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया, सरकार इन चीज़ों में उलझ गई, फंस गई। आपका 2G पॉलिसी मान लीजिए कि अगर ए राजा ना लेके आते तो आज जो हम खट मोबाइल पे करते हैं ना, मतलब भारत में जो मोबाइल की संख्या आबादी के बराबर होने जा रही है ना, और इसकी वजह से जो इतना कुछ हुआ है, ये जितना आपको आज की तारीख में UPI और ये सारा कुछ, और एक मछुआरा समुद्र से ही पता कर लेता है कि रेट ये तो मार्केट में किस में ज़्यादा है, कहाँ जाके बेचना है और कौन मेरा खरीदेगा। ये जो लाखों प्रक्रियाएं एक साथ चली हैं, ये राजा को आप लोगों ने जेल में डाल दिया, मतलब सरकार ने, कांग्रेस ने। ये राजा ने जिस तरह से स्पेक्ट्रम को आसान बना के दे दिया था, वो ना होता तो आज की तारीख में भारत का ये पूरा IT क्रांति, मतलब जो पूरा ये मोबाइल क्रांति ना हुई होती। तो ये इसको केजरीवाल रोक रहे थे ना। केजरीवाल के निशाने पर सबसे ज़्यादा भारत की 2G पॉलिसी थी और भारत की कोल नीति थी। ये 2G और कोल भारत के विकास की सबसे 2 बुनियादी मतलब खूंटे हैं। इन 2 खूंटों को अगर आप निकाल देते हैं तो भारत का विकास यूं गिर जाता है। कोई केजरीवाल का 2 प्रमुख निशाना जो दोनों था, आज की तारीख में बहुत मतलब शुक्र है कि वो बच गया दोनों मॉडल, वरना इन्होंने तो नर्क कर दिया था। उस समय क्या माहौल बना दिया था, और उसमें मीडिया के सारे पत्रकारों को खरीद के बड़े बड़े पत्रकार जाके इनके मंच पे खड़े हो गए थे, जाके उनके लिए अभियान चला रहे थे। आशुतोष, पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश वगैरह तो मतलब उनके लिए, और राजदीप, ये लोग तो इनके मतलब माउथपीस बने हुए थे उस समय। आम आदमी पार्टी की जो भूमिका है वो भारत के महाविमर्श को परेशान करने की भूमिका है। इसके लाभार्थी निश्चित रूप से वो वैश्विक शक्तियाँ हैं जो भारत का विकास नहीं चाहती हैं। और ये अभी ये पूरे इनके मतलब जिसको बोलते हैं ना, पूरा रूप अभी हमने देखा नहीं है। ये अगर और आगे जाते हैं तो निश्चित रूप से अभी इनके ये अभी चूँकि अब ऐसे किसी राज्य में गए नहीं है जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट, जहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह हों, जहाँ माइनिंग हो। अभी इनकी पॉलिसी खुलेगी ना तब तो। लेकिन ये मोटे तौर पर जो इनका मूल है, हालांकि कई बार आदमी मूल से उसका संबंध विच्छेद होता है, कल को हो सकता है कि बदल भी जाए। इसलिए यूरोप और अमेरिका के जो देश हैं वो परेशान हैं इसके अरेस्ट होने पे। सारे मतलब सब बड़े बड़े देश इनके लिए, मतलब भाई ये 2 मुख्यमंत्री अरेस्ट हुआ है, हेमंत सोरेन, और ये इसके लिए जुडिशियरी खड़ी हो जा रही है, सिविल सोसाइटी खड़ी हो जा रही है, दुनिया भर से इनके समर्थन में विदेश के संस्थान, संगठन नहीं, विदेश की सरकारें चिंता जता रही हैं। जर्मनी, सब परेशान, UN भी परेशान। क्यों भाई, कि क्या है, मतलब इसमें क्या ऐसा क्या खास है? एक करप्शन का केस है, अरेस्ट हुआ है, कल को छूट जाएगा। हेमंत सोरेन भी तो अरेस्ट हुए थे, लालू भी तो अरेस्ट हुए थे, वहाँ तो उसमें तो जर्मनी को चिंता नहीं हुई थी। अब अचानक से इनके लिए चिंता, इनकी चिंता इसलिए है क्योंकि वो उन शक्तियों के साथ इनका नाभि नाल का संबंध है, मतलब ये वहीं से पैदा हुए हैं। इनका ओरिजिन वहाँ पर उन विदेशी शक्तियों में इनका ओरिजिन है। इस वजह से आप 2000 मैं फोर्ड फाउंडेशन की एनुअल रिपोर्ट्स देख रहा था, उसमें सब में लिखा हुआ है। अब उसको तो मिटा नहीं सकते वो फोर्ड फाउंडेशन के एनुअल रिपोर्ट में कि हमारे ये इनके NGOs को क्या परिवर्तन वगैरह को क्या पैसे दिए गए, वो सब तो लेखा जोखा है। सरकार जब चाहेगी वो जांच करा ले, देख ले कितने रुपए इनको कैसे मिले, कैसे ये संस्थाएं खड़ी हुई हैं। तो कोई भारत में करप्शन से लड़ने के लिए, उसमें पर्पस भी बताया गया, पैसा क्यों दिया गया है। भारत में करप्शन से लड़ने के लिए सिविल सोसाइटी को एम्पावर करने के लिए परिवर्तन नाम के NGO को इतने रुपए दिए गए। अरे भारत में करप्शन है, भारत लड़ेगा, आपको क्यों, मतलब आपका क्या इंटरेस्ट है इसमें भाई? भारत शुरू से खेल कर रहे हैं सब। वो ये बने ही उसी तरह से है। हाँ। इस संगठन की निर्मित में ही दोष है। इस संगठन की निर्मित ही इस तरह से हुई है जो कि दोषपूर्ण है और भारत के हितों के खिलाफ है। भारत के लोग इसको लेकर क्यों अलर्ट नहीं है, मुझे बहुत चिंता है कि मतलब आपसी लड़ाइयाँ अपनी जगह पर, राजनीतिक लड़ाइयाँ, धार्मिक लड़ाइयाँ, लेकिन राष्ट्र सबसे बड़ी चीज़ है। राष्ट्र है तब सब लोग हैं। राष्ट्र का हित किसमें है, इसको समझने में इस देश को अगर इतनी दिक्कत हो रही है, सीधा इंटरेस्ट कि ये
कोयला और 2G को डिस्टर्ब करने के लिए एक संगठन खड़ा हो रहा था और आपको दिख नहीं रहा था कि ये क्या करने वाले हैं। आपके पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को क्वेश्चन में ला देना, जुडिशरी सब खराब है, एक लोकपाल आएगा, एक आदमी आएगा, वो सब ठीक कर देगा। तो कुछ भी नहीं लागू किया, लोकपाल तो खुद ही नहीं बनाया, कुछ भी नहीं, खुद नहीं बनाया इन्होंने। बच्चे की कसम खा के वो तो सरकार, तो देखिए भारत के लोग का जो लोकतंत्र है ना, ये एक बहुत अजीब तरह की चीज़ है। इतनी बड़ी चक्की है कि इसमें जब चले गए ना तो फिर पिस के ही निकलता है। तो जब ये सरकार के अंदर चले गए तो इनके जो महान विचार थे कि कैसे एक एक करप्शन खत्म कर दे, क्या आज MCD में करप्शन खत्म हो गया है। मतलब भारत के सबसे करप्ट संस्थाओं में आज की तारीख में इन्हीं की चलाई जा रही है। वीडियो बनवा रहे थे सबका, हाँ, मतलब क्यों, क्या यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन दिल्ली में रुक गए? क्या लोग अभी आज की तारीख में अपना घर में एक छज्जा निकाल के और एक अधिकारी को पैसा दे के छज्जा नहीं निकाल ले रहे हैं, या एक एक्स्ट्रा कमरा नहीं बनवा ले रहे हैं छत पर और थोड़ा सा पैसा दे के? नहीं, तो क्या रुक गया होगा? बहुत इंटरेस्टिंग मामला है। करप्शन तो देखिए कतई, मतलब वो एक तो ठीक है, उस राष्ट्र के स्वभाव में होता है, समस्याएं हैं, नियम से ठीक होता है धीरे धीरे। लेकिन आप कोई जादू लेके आने वाले थे, वो जादू तो आप लाए नहीं, लेकिन आपने चीज़ों को और डिस्टर्ब किया। और ये अपराध तो इनके सिर पे जाता है कि इन्होंने 2G वगैरह का मामला जिस तरह से उठाया, वो तो अपराध है इनका। मेरे ख्याल से भारतीय राष्ट्र राज्य को इसको लेकर सचेत होना पड़ेगा। ये अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि बाहरी पैसे से भारत में राजनीति हो। हाँ, ये कम से कम इस पर नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। सारी पार्टियां, अब आम आदमी पार्टी भारत की पार्टी, अब उस कंसेंसस का कोई व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए, कोई रूल उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। एक बॉक्स बन जाना चाहिए नियमों का कि भाई ठीक है, भारत में आप जैसी राजनीति करना कर लीजिए आप, लेकिन विदेश के पैसे से भारत में राजनीति नहीं चलेगी। बोले भारत में आज इतना ही। हम लोग जल्दी ही प्रोफेसर साहब के साथ एक दिन और चर्चा करेंगे, जिसमें मीडिया के कंस्ट्रक्ट पर बात होगी, और ये बात होगी कि आखिर क्यों अभी भी मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा खंभा है, इसमें बहुजनों का प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों है, उनको आज भी क्यों बड़े पदों पर उनकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही कम क्यों है। और साथ ही बात करेंगे जो न्यायपालिका का कोलेजियम सिस्टम है जो हमारा, वो कैसे, जो न्यायपालिका की जो दो आँख है, कि एक आँख केजरीवाल जैसे लोगों के लिए है जो जहाँ की उनको बिना जमानत अर्जी के जमानत मिल जाती है, और दूसरी आँख हेमंत सोरेन साहब जैसे लोगों के लिए है कि जो आस लगा कर देखते रहते हैं और न्यायपालिका से उनके हिस्से इंतजार के अलावा कुछ नहीं आता। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हम लोग जल्दी ही एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।